हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल काउग्रेजिंग.com से आज एक मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हमारे एक प्रिय मित्र श्री गोपाल सुतरिया के बारे में, क्योंकि मेरे पिछले जो 10-15 वीडियो निकले हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चर्चा हुई है जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट जैसा लगता है। तो इस कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसमें हम एक एक करके मुद्दे डिस्कस करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे हमारी पोजीशन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं, और एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो जिसको आप आदर्श समझते हो, जैसे बहुत सारे लोगों के राजीव दीक्षित एक आदर्श है। तो वो चाहे बैकग्राउंड से वो गुरु कैसा भी हो, उसने जो अच्छे काम किए हैं उसको पकड़ के वो आदर्श गुरु बनते हैं लोगों के, और हमारे काफ़ी मित्रों के वो आदर्श है, इसलिए हम भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2013 में जब मैं पहली बार गोपाल सुतरिया साहब से मिला था उनकी गौशाला में, तो उनका जो होम स्कूलिंग मॉडल था, जिसमें वो अपने घर के बच्चे और 2-4 दोस्तों के बच्चों को एक अलग प्रकार की शिक्षा दे रहे थे, जो गुरुकुल जैसी थी पर वो घर में थी, उनके गौशाला में थी। और वो जो मॉडल था उस टाइम जब मैंने वो देखा मॉडल उनका, तब वो मॉडल देख के मुझे लगा कि मैं भी ऐसा करूँगा। आज लगभग समझ लीजिए 6 साल हो गए हैं उस बात को, 6 से 7 साल, और मैं एक्चुअली वही कर रहा हूँ। मैंने गोपाल सुतरिया के उस मॉडल को, उनको आदर्श पकड़ के, वो जो गुड प्रैक्टिसेस कर रहे थे चाइल्ड केयर में, वो सब प्रैक्टिसेस आज मैं अपने घर में होम स्कूलिंग मॉडल से एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है मेरे पास, क्योंकि मैंने उसमें उनसे भी सीखा, फिर और भी लोगों से मैंने वो बहुत सारी ज्ञान उसके आगे सीखता गया। और हमारे हरे रामा हरे कृष्णा में हमारे एक और आदर्श हैं रवि गुप्ता जी, जो 12 साल की उम्र में ही होम स्कूलिंग मॉडल के अंदर ही विदेश में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था उनको। तो वो मेरे पहले आदर्श थे। फिर गोपाल सुतरिया के यहाँ लिविंग मॉडल देखा मैंने, वो एक आदर्श थे। फिर इस्कॉन में हमारे बहुत सारी फैमिलीज, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ मायापुर में, यहाँ पे 40-50 फैमिलीज लगभग यही मॉडल में है। तो पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि गोपाल सुतरिया मेरे आदर्श है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और कुछ कारणों के कारण कुछ लोगों ने कुछ उन्हें गलत सत कहा, जैसे मैं भी चर्चा नहीं करूँगा उन लोगों की, पर उससे काफ़ी हमारा रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था बीच में। तो पहली बात, मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जैसे पहला एक प्रश्न आ रहा है कि गोपाल भाई का जो घी है, क्या मैं उसे ऑथेंटिक मानता हूँ? तो मैं ये कहूँगा कि गोपाल भाई के घर पे मैंने गोपाल गाय का घी खाया है, और उससे मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि वो कोई ख़राब घी है, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं था जब मैंने उनके यहाँ वो घी खाया था, उनके घर में जब मैंने उनके साथ लंच किया था। तो और मैंने उनका घी और भी बाद में टेस्ट किया है काफ़ी हद तक, मुझे कोई उसमें खामियां लगी नहीं। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्टली कोई क्रॉनिक पेशेंट पे ट्राई किया है, ये मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मुझे मिक्स रिजल्ट मिले थे बहुत सारे घियों में। तो मैं उसमें एक साफ उत्तर नहीं दे पाऊँगा कि मैं क्या उसे ऑथेंटिक समझता हूँ, नहीं समझता हूँ। आप ट्राई कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। दूसरी मुझे क्वेश्चन आता है कि उनके घी बहुत महंगे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनका घी एक्चुअली बहुत लोअर प्राइस्ड है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है पूरी गौशाला को मैनेजमेंट में 700 गाय मेरे ख्याल से उनके पास है, और हर साल जो खर्चा होता है उसके सामने तो मुझे लगता नहीं कि उनका घी महंगा है, शायद सस्ता ही है, सब्सिडाइज्ड ही है। तो वो एक प्रश्न हो गया। तीसरा है कि उनकी दवाइयाँ जो बना रही हैं वो, क्या वो अच्छी है, ऑथेंटिक है? तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें मैंने कोई भी पेशेंट में जानता नहीं हूँ पर्सनली जो मुझे ये कहा है फ़ोन करके कि मैंने गोपाल भाई के वेबसाइट से bansigir.in से मैंने कोई दवाई ली, कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया और मैं ठीक हो गया उस बीमारी से। मेरे को कोई ऐसा फ़ोन आया नहीं है, और मेरे को फ़ोन आने का बनता भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। अगर गोपाल भाई एक टेस्टिमोनियल पेज बना दें हर पेशेंट की डिटेल डाल के, और उस बीमारी से कौन सी बीमारी हुए, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा उनसे चर्चा करने के लिए। तो ये एक दवाइयों का एक मुद्दा है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। तीसरा, उनके घास के बारे में कि एक जिंजवा घास का क्या है,
तो हमने जहाँ एक्सपेरिमेंट किया है जिंजवा ग्रास का, हमारी सॉइल्स में 30-40 किलो प्रतिदिन आया है प्रोडक्शन। उनके यहाँ शायद ज़्यादा आता होगा, मुझे पता नहीं, उन्होंने कभी आंकलन दिया भी नहीं है, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं जिंजवा घास के बारे में। तीसरा, उनके जो बैक्टीरिया है गौ अमृतम बैक्टीरिया, उसके बारे में मेरा क्या कहना है। तो गौ अमृतम बैक्टीरिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो मैंने सुने हैं, मेरे मित्रों ने जो यूज़ किया है, उनका सुना हुआ मैंने कुछ समझा है जो मैं आपको बता नहीं सकता अभी, पर मैंने खुद ने डायरेक्टली गौमूत्र बैक्टीरिया ट्राई नहीं किया है। तो ये एक पेंडिंग एक्सपेरिमेंट है जो मैं करूंगा अभी, तो उसके बाद उसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। मैंने एक पिछला वीडियो निकाला था जंगली बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं, तो उस बैक्टीरिया वाले वीडियो में उनका नाम नहीं लिया गया था, कोई भी गोपाल भाई का या किसी का भी, पर लोगों को लगा कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि ऐसा लगेगा कि मैं उनके बारे में बात करूँ, क्योंकि वो मेरे चैनल में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनके वीडियोस का, पर ऐसा नहीं है। वो एक जनरल में सारे सेलर्स और बैक्टीरिया वालों के बारे में ही बात कर रहा था, उनकी मेंटालिटी क्या होती है, और वो एक जनरल मुद्दा था, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी बैक्टीरिया उन्होंने कहा कि डेफिनेटली बेटर है, और वो मुझे चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके मैं उसका लैब रिपोर्ट निकालूं और उसका एक फील्ड ट्रायल भी करूं। तो हमारा अभी एक मुद्दा है, हम अभी एक क्रॉप पे 3 बाय 6 फुट का बेड बनाएंगे, ऐसे 10, 15, 20 बेड बनाएंगे, उसमें एक क्रॉप डालेंगे, और ऐसे हम 10 क्रॉप पे रिसर्च करना चाहते हैं, जिसमें गौ अमृतम बैक्टीरिया भी डालेंगे उनके मेथड से, और भी जितने बैक्टीरिया हैं, इतने कल्चर हैं, सबका एक एक बेड बना के उसका एक साइंटिफिक एवोल्यूशन करेंगे और उसकी लैब रिपोर्ट्स भी निकालेंगे, और फिर हम दिखाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी सिचुएशन के लिए शायद अच्छा हो, क्योंकि 4-10 का कंपैरिजन होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा लगेगा हमारा। तो शायद हम ये कोरोना के बाद, ये काल के बाद शायद वो एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके बाद ही हमें क्लियर मालूम पड़ेगा कि गौ अमृत बैक्टीरिया एक्चुअल में सबसे उत्तम बैक्टीरिया है, हमारे हिसाब से नहीं है। पर जो लोग फार्मर्स लोग जिन्होंने ट्राई किया है वो सब पॉजिटिव है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए, उनसे जाके लेके ट्राई कीजिए। हमारे कोई भी वीडियो में जिसमें मैं बोलता हूँ डायरेक्टली, उसमें आप कोई भी उसका कनेक्शन गोपाल भाई या उनकी फैमिली से या उनके लोगों से मत निकालिए, क्योंकि उसमें मैं जेनरिक बातें करता हूँ। अगर मुझे कुछ डायरेक्टली कुछ कहना होगा गोपाल भाई के बारे में, तो डायरेक्टली उनका नाम लेके मैं बताऊंगा, जैसे मैं दूसरे लोगों के नाम लेके बताता हूँ। और मेरे ख्याल से जैसे मुझे पूछते हैं कि क्या गोपाल भाई की गौशाला मैं ऑथेंटिक समझता हूँ, तो उसमें मैं कहूँगा कि भारत में जितनी डेयरी गौशालाएं हैं, उन सब के सामने तो उनकी ऑथेंटिक है ही, ये तो मैं जानता हूँ। क्योंकि डेयरी मॉडल में जो काम चल रहा है, क्योंकि उनका डेयरी फार्म है, वो दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, उसके सामने तो उनका सबसे ऑथेंटिक है। मेरे मॉडल से ऑथेंटिक है। देखिए, ये मेरा निजी मुद्दा है, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं मेरा ऑथेंटिक मॉडल क्या है, तो मेरे वीडियोस में मैंने उसको समझाया है, और आप उनकी गौशाला जाके देख सकते हैं कि वो मेरे हिसाब से सही है या नहीं है। पर आज की तारीख में मैं उनका कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उनका कोई घी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपने कोई पेशेंट पे उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। और ये एट दिस मोमेंट सिचुएशन है। तो आप अपना दिमाग लगाइए, आप उनकी गौशाला जाके देखिए, परखिए। हम जो बातें बताते हैं क्या ऑथेंटिक होना चाहिए, एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर गौशाला कैसी होती है, वो समझने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, नॉलेज वाले। उसमें भी हमने कोई पॉइंट आउट नहीं किया किसी को, तो पॉइंट आउट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई सुधरेगा नहीं। तो हमने हमारा स्टैंडर्ड बताया, डॉक्टर श्री कुमार सस्टेनेबल काउ कोर्स, ये वीडियो देख लीजिए 10 घंटे का। वो देखने के बाद आप गोपाल भाई की गौशाला या जो भी गौशाला में जाना चाहे, देख लीजिए क्या वो लोग उस तरह का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो लोग अपने आप में सही है। किसी के पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो हमारे सारे मॉडल नहीं कर सकता। हमारे पास 400 एकड़ ज़मीन है, 50 गाय है, तो हम लोग कर सकते हैं। उनके पास अगर 7 एकड़ ज़मीन में 700 गाय है तो वो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एट दिस मोमेंट मैं ये कहूँगा कि गोपाल भाई और उनकी गौशाला से मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। उस आदमी ने बहुत मेहनत की है, लगभग 15 साल 28 साल की उम्र से मेहनत कर रहे हो, 15 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 15-16 साल। बहुत मेहनत की है उस आदमी ने, और अकेले मेहनत की है। सबसे बड़ी बात है कि वो अकेले झूठ के उसने रिसर्च की है, मेहनत की है। 10वीं पास है खाली, वो 10th पास है खाली, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए,
क्योंकि डायमंड लाइन में ज़्यादातर कम उम्र में जुड़ जाते हैं लोग। और उसके हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो मेरे ख्याल से भारत में राजीव दीक्षित को आदर सकने वाले अगर कोई लोग हैं जो इतनी कम उम्र में आगे बढ़े हैं तो मेरे ख्याल से गोपाल भाई ही हैं मेरी नॉलेज में, और कौन नहीं है। और गोपाल भाई ने जब मुझे कहा कि राजीव भाई भी उनके 11वें आदर्श हैं, उस कारण से मैंने उस वीडियो को, मेरे राजीव वाली वीडियो को बंद कर दिया हमारे चैनल से, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर राजीव भाई मेरे हिसाब से कैसे भी होंगे, दुनिया के हिसाब से कैसे भी होंगे, अगर एक गोपाल भाई अगर उसने पैदा कर दिया है तो मेरे ख्याल से उनकी सारी गलतियां माफ, वो राजीव भाई की। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि गोपाल भाई जैसे लोग, जैसी महान पर्सनालिटी आज की तारीख में भारत में मिलती नहीं है। मतलब मैं खुद उनमें आदर्श समझता हूँ, और उस आदमी के मुंह से कभी किसी के लिए गलत निकल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सोच समझ के बात करते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं। मैंने उनकी कई बुराइयाँ भी करी, फिर भी मेरे साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, आज भी करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कभी कुछ हो तो। और कुछ लोगों ने कुछ उनके बारे में कुछ कहा है गलत सलत, मेरे बारे में उनके साथ कुछ गलत सलत कहा है, तो वो बातें झूठ है। और ये बात आप गोपाल भाई से भी जब 1 to 1 बात करेंगे तो वो बताएंगे वो बात झूठ है। तो आप लोगों की सुनिए मत, क्योंकि जो दूसरे चैनल वाले हैं जो कुछ भी बातें बोलते हैं, उनका काम सिर्फ एक ही है, सेंसेशन फैलाना, लाइक्स बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना और पैसे कमाना। उनके चैनल, पूरे चैनल में अगर आप देखेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में कभी अपने हाथ से खेती नहीं की होगी, कभी अपने हाथ से गौ सेवा में कत्ल खाने की गाय को बचा के अपने यहाँ रखा नहीं होगा, उसको पाला नहीं होगा, और कभी उन्होंने कोई चैरिटी एक्टिविटी जैसे कोई अनाथ बच्चे को पाल लिया, कोई साधुओं को खिलाया खाना, ऐसे कोई भी जो नेक काम होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। उनके पूरे चैनल में सेंसेशन, इसने ये किया, उसने वो किया, ये सब कचरा पट्टी आपको मिलेगी। तो आप बचिए इन लोगों से। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको साफ साफ कहूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से हूँ। 200-400 करोड़ से ज़्यादा मेरी फैमिली के पास प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। मैं 10 साल से वो सब छोड़ छाड़ के अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, और आज की तारीख में मैं जो भी पैसे कमाता हूँ, मेरा जो बेसिक खर्चा है, मेरा बहुत कम खर्चा है। मेरे पास कोई रेंट भी नहीं है, अपार्टमेंट का रेंट नहीं देना, कोई खर्चा ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग घर में, मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, स्कूल का भी खर्चा नहीं है। घर में हम लोग काम वाले भी नहीं रखते हैं। हम हमारे घर के झाड़ू, कर्चा, बर्तन जो भी कुछ है हम खुद अपने हाथ से करते हैं। मैं खुद करता हूँ अपने हाथ से, मेरी वाइफ करती है। एक भी नौकर घर में नहीं आता, तो कुछ खर्चा ही नहीं है। तो जो भी पैसे मैं कमाता हूँ, कोई भी आए तरीके से, वो टोटल मैं चैरिटी करता हूँ। चैरिटी कैसे करता हूँ? मेरा एक ऑर्फनेज है 25 बच्चों का, जिसका मैंने एक वीडियो डाला है। उन बच्चों के लिए हम जो भी होता है दान करते हैं। उनके खर्चा पानी लगभग 1.25 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है उस पर। फिर मेरा 525 साधुओं को हम अभी एक टाइम पर खाना खिला रहे हैं, तो उसमें जो भी पैसा लगता है, तो जो शॉर्टेज पड़ता है, जितना मैं दे सकता हूँ वो देता हूँ। एक दिन का 16,000 खर्चा है उसमें। फिर तीसरा प्रोजेक्ट मेरा है, हमारी 100 गायों की कत्ल खाने से बचाई हुई गौशाला है, जिसमें कत्ल खाने की गाय बचा के हम लाते हैं। उसमें भी हमारा बहुत खर्चा होता है। समझ लीजिए 100 गाय का आप 100 रुपये के हिसाब से भी लगाओ, 10,000 प्रतिदिन खर्चा हो जाता है उसको। मतलब अगर अपन उसका सारा कैलकुलेशन करें, लेबर सब करें, तो इतना तक खर्चा हो सकता है। एग्जैक्ट खर्चा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर इस तरह खर्चा हो सकता है अगर हम 100 गाय रखें जो दूध नहीं देती है, और उनका जो भी खर्चा होता है उसमें से भी बड़ा योगदान मेरा ही होता है। तो इस तरह से, और गरीब पेशेंट्स को फ्री दवाई देते हैं हम। 125 पेशेंट, मैंने गरीब पेशेंट डॉक्टर हितेश जानी के साथ मिलकर 125 कैंसर पेशेंट्स को डोलावीरा कच्छ में 1 महीने की दवाई पूरी स्पॉन्सर की थी। उसमें मेरे एक मित्र और थे, उन्होंने भी थोड़ा पैसा दिया था, 5-10%। फिर हजारों पेशेंट को मैंने फ्री दवाइयाँ दी है, वो पैसे उसमें लग जाता है। मेरे महंगे घी जो भी है वो सब कस्टमाइज्ड है, पेशेंट टू पेशेंट बनाते हैं। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो एक्चुअली पैसा देते हैं मुझे दवाई के लिए। उस पैसे में भी अगर कुछ बचता है तो गरीबों में ही जाता है। और मेरे, अगर आपको एक चीज़ में प्रूफ चाहिए तो मैं जो बैंक डिटेल्स मैंने रिलीज़ की है, इनफैक्ट मेरे नाम पे सिर्फ 7-8 बैंक डिटेल है, आप मुझसे बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। सारे बैंक स्टेटमेंट इन 3-4 कार्य के अंदर ही ट्रांसैक्शन दिखेंगे आपको। और ये ट्रांसैक्शन जो मैंने कर रहे हैं वो आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। बाकायदा हमने वीडियो बनाया वो लोकेशन में जाके कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और लोगों को पूछ सकते हैं। तो मैं पूरा चैरिटी से बना हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये मैंने अपने परदादा से सीखी, मैंने दादा से सीखी,
तो मेरे परदादा जी ने अपने हक की जो ज़मीन थी गांव में, उसमें भी 50-60 करोड़ रुपए तक की ज़मीन, वैल्यू की ज़मीन गांव के काम में, गायों के काम में दान कर दी। उनसे मैंने सीखा है। मेरे दादाजी भी बहुत बड़े दानवीर हैं। मेरे फैमिली में मेरे 1500 रिलेटिव है, 300 से ज़्यादा कजिन है, 150 से ज़्यादा चाचा और मामा है। हर आदमी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर रहा है। उनसे मैंने सीखा है दान करना। तो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, इसलिए मैं जितना होता है उतना करता हूँ, और भगवान की दया से जितना ज़्यादा करता हूँ उससे ज़्यादा भगवान मुझे और देता है। जैसे मैंने 300 रुपये कमाई थी एक टाइम पे मेरी, जब मैं घर सब छोड़ के ये सब रिसर्च में लगा था, मैं 200-300 रुपये कमाई होती थी, तभी भी मैं दान करता था, मेरे खर्चे में से जो भी कुछ बच जाता था। और आज की तारीख में 30-40 हज़ार रुपये तक प्रतिदिन की मेरी कमाई हो रही है। उसका पूरा हिस्सा पहले से ही डिसाइडेड है, वो दान में जाता है। और जो चैरिटीज़ में मैं आज इन्वॉल्व हूँ उसमें मेरा प्रतिदिन का लाख रुपया तक का खर्चा है। तो 60-70 हज़ार रुपया जो कोई और सपोर्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, हमारे साधु या गाय अडॉप्ट करते हैं, या हमारे बच्चे जो हैं ऑर्फनेज, उनके पास के बच्चे पेरेंट्स को उसका एरिया में वो कोई एक बच्चे का खर्चा उठाते हैं, तो हमारा उससे से खर्चा चल रहा है। और बाकी 30,000-40,000 जो भी मुझसे होता है, मेरे से पास आता है, वो करता हूँ। मेरे पास भी पैसे एक दिन में नहीं आते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी कुछ बनता है 60-70-80 दिन में वो शिप होते हैं। 150 दिन का एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में वो पैसे आते हैं, उतने दिन ब्लॉक रहते हैं। जब आते हैं तब मैं उसको इमीडिएटली सब कामों में लगा देता हूँ, और तब तक मेरा कर्जे से काम चलता है। तो अभी भी मेरे ऊपर कर्जा हमेशा ही रहता है। मतलब 1-2 करोड़ का, 2-2.5 करोड़ का कर्जा मेरे पास हमेशा मेरे ऊपर पड़ा ही रहता है। और वो मैं जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मेरे चीज़ों के 150-200 दिन के गैप में, वो मैं कर्जा सलटाता हूँ, फिर नया होता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सच्चा है, कौन सही ज्ञान दे रहा है, कौन सही में दानवीर है। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं पतमेड़ा में गया था गौ सेवा करने के लिए। वहाँ पे अकाल पड़ गया था, फ्लड आया था, गाय मर गई थी बहुत सारी, और बहुत सारी गाय ICU कंडीशन में थी। ये पतमेड़ा नंदगांव की बात है। मैं बैठा था और मैं गायों को मालिश कर रहा था, क्योंकि वो गाय बीच के स्टेट में मरने वाली भी थी और कुछ गिरने वाली थी, मतलब बचने वाली थी। उस दौरान मुझे मेरे मित्र ने बोला कि अभी एक ट्रक आया है चारा भर के। तो मैंने पूछा, मतलब वो बताए कि गोपाल भाई ने वो चारा दिया है। तो गोपाल भाई ने ऐसे बहुत सारे गुप्तदान किए हैं जिसका किसी को पता नहीं है। मैंने ये मेरे आंखों देखी है, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। तो गोपाल भाई भी कोई कमाई कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी गौशाला में, वो ज़्यादा नुकसान ही कर रहे हैं। क्योंकि जो पूरी उनकी अंकलन देखता हूँ, 700 गायों का जो चारा प्रतिदिन का, अगर आप लगा लो 150 × 700 कितना होता है, 70-80 हज़ार रुपये का चारा मेरे ख्याल से उनकी गाय खाती होंगी। उतना उनके खेत में उगता नहीं है, और उसका खर्चा और उसके सामने जो उनका आउटपुट है, प्रोडक्ट्स, घी, सब, उसकी जो अमाउंट निकालोगे आप, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉफिट में नहीं लग रहे हैं मुझे, ब्रेक इवन में ही लग रहे हैं। ब्रेक इवन में भी है, मुझे गारंटी नहीं है। तो मैं नहीं कहूँगा कि गोपाल भाई आज भी कोई प्रॉफिट में होंगे। मेरे हिसाब से उनको पूछिए आप, वो बताएंगे सही बात, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो भी आज तक कर रहे हैं वो सेवा ही है। और फिर दूसरी गौशालाओं को बुल भी देते हैं उनके फ्री में। उनके बुल भी आज मार्केट वैल्यू लगा लो, अगर वो कोई ब्रीडर से लेंगे तो 25 लाख से कम नहीं देगा उस तरह का बुल जो फ्री में बांट देते हैं। तो वो भी एक चैरिटी है, और उनकी गुप्त चैरिटी का जैसे मैंने आपको बताया वो एक है। तो ये सब मुद्दे हैं जो मैं बताना चाहूँगा। मेरा कोई उनसे वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी बात मैं कहता हूँ तो उनको कनेक्ट मत कीजिए उसमें। कोई बाहर वाला कोई उनके बारे में मेरे बारे में कहे, उसको भी आप इग्नोर कीजिए। वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा के भूखी है। मार्केट में जो भी लोग मेरे बारे में और इनके बारे में बात कर रहे हैं, कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो खाली प्रतिष्ठा के भूखे हैं, और वो खुद का कुछ है ही नहीं उनके पास। उन्होंने भी किसी गुरु को आदर्श बना के उनकी पोजीशन को हाईजैक किया है, और वैसे फेमस हुए। आप देखेंगे उनको ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह के लोग पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, और वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे दुख है उनके, इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क लेके बैठे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, खाली कचरा बट्टी फैला रहे हैं ज़्यादातर। थोड़ी बहुत अच्छी बात हमसे ही सुन के, हमारे चैनल में बहुत सारे हमने गुरुओं को फेमस किया, गोपाल भाई को फेमस किया, और भी बहुत लोगों को फेमस किया हमने हमारी कोशिशों से। उन गुरुओं को पकड़ के वो आज काम कर रहे हैं। कोई रिसर्च उनके पास नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जब किसी को सुने तो ध्यान से सुनिए, वो क्या बोल रहा है, वो खुद क्या है,
उसने ज़िंदगी में खुद ने क्या कंट्रीब्यूट किया वो देखिए, और फिर आप सही आदर्श बनाइए और आगे बढ़िए। एक और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि गोपाल भाई ने कोई एक पर्टिकुलर ब्रीड का प्रमोशन नहीं किया कभी भी। जब भी मैंने उनको पूछा कि उनकी जो गिर ब्रीड है उसके बारे में बताइए, तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी ज़रूर दी है, गोत्र के बारे में, ये सब बारे में, पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गिर ही सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है और कोई दूसरी ब्रीड इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट जो मेरा पिछला वीडियो है 18 गोत्र वाला जो वीडियो, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि भारत की हर ब्रीड इम्पोर्टेंट है और हर क्षेत्र में जो ब्रीड होती है, जो लोकल ब्रीड, वो उस क्षेत्र के लिए अच्छी होती है, वहाँ पे गिर नहीं लाना चाहिए, और ये एक्चुअली बहुत गलत है। तो ये बात हमें बहुत समझ लेनी है इम्पोर्टेंट, कि गोपाल भाई कभी भी एक ब्रीड के बारे में या उसकी पकड़ के नहीं बैठे। उन्होंने हमेशा हर भारत की ब्रीड का प्रमोशन किया है, सजेशन दिया है कि अपनी लोकल गायों को ही पालिए, इधर उधर से गिर गाय या दूसरी गाय, जर्सी गाय सब मत लाइए, ये जरूर उन्होंने कहा है। तो हमें समझ लेना है कि ये बात, और यही बात मुझे बतानी थी। हरे कृष्णा।